हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज परीक्षा अध्ययन। और सबसे पहले शिवलाल दिग्दर्शिका। शिवलाल दिग्दर्शिका में हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो कि हमारे चैप्टर प्रत्यावर्ती धारा से हैं। आज हमें डाउट डिस्कशन करना है, तो ये आज स्टार्ट करते हैं डाउट डिस्कशन। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ क्या लघु त्रिप्रश्न, क्या बताता हूँ, अति लघु त्रि, सॉरी पहले मैं बताता हूं आपको अति लघु त्रि प्रश्न। तो जल्दी से बताइए अति लघु त्रि में कौन सा डाउट है। चलिए ये कैसे आ गए, देखिए बेटा एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई एफ होता है कि नहीं होता। बेटा एफ को ही न्यू लिख दिया है, न्यू फ्रिक्वेंसी का सिंबल है ना, एफ को ही न्यू बोलते हैं, तो 2 पाई एफ एल, 2 पाई एफ एल। एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल इक्वल टू 2 पाई एफ एल, या इसी को भाई साहब 2 पाई न्यू एल भी कहते हैं, है ना। चलो आगे बोलो, बाकी हो गया पूरा, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो आप लोगों ने अति लघु त्रि कर लिया है ना बच्चों। हाँ, अति लघु त्रि के बाद में, अति लघु त्रि के बाद में एक मैं आपको पढ़ाता हूँ वॉटलेस धारा। क्या पढ़ाता हूँ, वॉटलेस धारा। एक दो कंसेप्ट यहाँ पे बचते हैं, एक बनता है चोक कुंडली, क्या बनता है, चोक कुंडली, और दूसरा है वाटलेस धारा। वाटलेस धारा, चोक कुंडली का मतलब क्या होता है, चोक वाटलेस, वाटहीन, वही वाटलेस इंग्लिश में, और हिंदी में वाटहीन कह दिया, समझ में आया ना। हाँ, तो वाटलेस को आप हिंदी में शक्तिहीन धारा भी बोल सकते हैं। बेटा चोक कुंडली का मतलब समझो, चोक कुंडली का मतलब होता है बेटा बहुत ही सिंपल, प्योर एल। क्या हो गया, आर की वैल्यू कितनी, 0, आर की वैल्यू कितनी, 0, समझ में आया, यही चोक कुंडली होती है। तो भैया जब प्योर एल और आर की मान 0 होता है तो उस समय आपने पढ़ा है कि यहाँ पर वी एल गिरता है, बोलो हाँ है ना, और यहाँ पर क्या गिरता है, और यहाँ पर क्या, फिलहाल वी आर गिरेगा ही नहीं क्योंकि आर है ही नहीं है, बोलो हाँ है ना। तो इस समय आई और वी एल के बीच का एंगल कितने डिग्री। और कल बच्चों मैंने आपको बताई थी एवरेज पावर बराबर होता है वी आर एम एस आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, हाँ है ना। देखो पढ़ के आए हो, आज लेक्चर पढ़े कि नहीं पढ़े, पढ़ के आने का एक अलग कॉन्फिडेंस रहता है, जब आप खटाखट मिलता है समझ में भी आता है। तो कॉस फाई का मान कितना हो जाए, कॉस 90, कॉस 90 बराबर कितना, तो सब कुछ कितना हो गया। तो ऐसी कुंडली जिसमें केवल प्योर प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व काम करता है। शुद्ध क्या होता है, शुद्ध प्रेरकत्व होता है, तो ये कहलाती भाई साहब वॉटलेस करंट। हाँ बेटा बोलो, सॉरी चोक कुंडली। हाँ बेटा देखो धारतीय संधारित्र में भी यही होगा, मगर उसका कोई उतना उपयोग नहीं है। चोक कुंडली का बहुत बड़ा उपयोग है, चोक कुंडली का उपयोग है, समझ में आ गया, क्योंकि चोक कुंडली में पावर डिसिपेशन नहीं होता है। अब आपको हम बता देते हैं कि चोक कुंडली का उपयोग कहाँ है। बेटा अगर आपके घर में किसी के यहाँ पुराने समय की ट्यूबलाइट लगी हो, क्या लगी हो, ट्यूबलाइट लगी हो, तो देखे होगे ट्यूबलाइट के बीचों बीच में एक ऐसा डिब्बा लगा रहता है, और इसके यहाँ 2 कोनों में ट्यूबलाइट फंसी रहती है, समझ में आया, हाँ या ना। तो क्या होता है बेटा, ट्यूबलाइट जो होती है ना वो किस सिद्धांत पर काम करती है, आयनन की। किसके अंदर बेटा, आयनन की, आयनन के मतलब इसके अंदर जो गैसें होती हैं वो आयनित होती हैं, क्या होती हैं, और बड़ी तेज से चलती हैं, घर 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 घर। और जब वो तेज से चलती हैं तो उनके आयन जब एक दूसरे से भिड़ते हैं बड़ी तेजी से, तो वो क्या निकालते हैं, लाइट। क्या निकालते हैं, लाइट। हाँ अरे कहाँ भैया, वैक्यूम चाहिए, क्या चाहिए। अब इसने एक सवाल किया कि सर अगर थोड़ा सा छेद कर दिया जाए तो उसमें क्या प्रॉब्लम है। बहुत प्रॉब्लम है। अगर आप थोड़ा सा छेद कर दोगे यहाँ पे तो यहाँ की हवा अंदर घुस जाएगी कि नहीं घुस जाएगी, समझ में आ गया ना। मतलब अतिरिक्त दबाव बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अतिरिक्त दबाव। और शर्त ये होती है वैक्यूम ट्यूब की, किसी भी प्रकार की ट्यूब होती है, कि उसके अंदर दबाव बहुत कम हो। दबाव क्या हो, कम हो, समझ में आया भाई साहब। तो दबाव कम होने की वजह से यहाँ पर विद्युत विसर्जन होता है। क्या होता है, हवा में विद्युत धारा बहे, हवा में क्या बहे, विद्युत धारा, इसको बोलते हैं विद्युत विसर्जन। क्या बोलते हैं इसको, विद्युत विसर्जन। तो बेटा एक बनता है प्लस और एक बनता है माइनस, और बड़ी तेजी से वो आयन आपस में कुछ प्लस वाले चलते हैं, कुछ माइनस वाले चलते हैं, और जब बड़ी मात्रा में वो टकराते हैं तो क्या उत्पन्न करते हैं, लाइट। क्या उत्पन्न करते हैं, लाइट। तो अपन को लाइट दिखाई देती है। और एलईडी का समय आ गया है, किसका समय आ गया है, ये बल्ब के ऊपर का ये जो सफ़ेद वाला पॉइंट बॉल दिख रहा है ना, उसको खोल दोगे, क्या कर दोगे, तो आप देखोगे एक पैनल लगा होगा, उसमें छोटे 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 एलईडी लगे होंगे। क्या लगे होंगे, एलईडी। जैसे मेरे पास एक टार्च है एलईडी वाला, उसमें देखिए छोटे 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 बल्ब लगे रहते हैं। वही इसको क्या करने के लिए, इसको आपको पूरा गोलाकार करने के लिए, क्या करने के लिए, इस कमरे में पूरे तरीके से बिखेरने के लिए उसको ये बल्ब लगाया जाता है, समझ में आया ना। नहीं तो ये लाइट जो है इतनी बैलेंस नहीं आ रही होती, इस तरफ नहीं आती।
मगर ये बल्ब लगा दिया गया, इससे क्या हो गया, वो गोलाकार क्या हो गया, और लाइट हर तरफ पहुंच रही है। लाइट क्या हो रही है, पहुंच रही है, समझ गए ना। तो ये जो अब अगले चैप्टर में मैं पढ़ाऊंगा, ये जो गोलाकार लाइट हर जगह पहुंच रही है बेटा, इसको बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, तो जैसे सूर्य है, तो सूर्य ऐसे चमक रहा है, चारों तरफ से चमक रहा है, बोलो हाँ, तो सूर्य का तरंगाग्र ऐसा होगा, मतलब तरंग जो है इस तरीके से फैलेगी। ठीक उसी तरीके से जैसे तुम पानी में पत्थर मारते हो पट्ट से, तो तरंग बनती नहीं बनती, तो वो तरंग का जो पैटर्न बनता है उसको बोलते हैं तरंगाग्र। क्या बोलते हैं, तरंगाग्र, समझ गए ना। हाँ वही तो गोलाकार फैलेगी ना, तो गोलीय तरंगाग्र। कैसा फैलेगा, गोलीय तरंगाग्र, समझ गए ना। कैसी बनेगी, गोलीय तरंगाग्र। तो ऐसे जैसे इसमें भी बन रहा, कैसा बन रहा, गोलीय तरंगाग्र। कैसा बन रहा है, गोलीय तरंगाग्र, समझ गए। मगर ट्यूबलाइट का कैसा बनेगा, बेलनाकार तरंगाग्र। कैसा बनेगा, बेलनाकार, क्योंकि ट्यूबलाइट ऐसे रख दोगे, बोलो हाँ, तो ऊपर और नीचे तो जाने वाली है नहीं, तो वही गॉस के नियम के जैसे ऐसे बेलनाकार तरंगाग्र, समझ गए ना। तो बस ये आएगी वेव ऑप्टिक्स। क्या आएगी, ये वेव ऑप्टिक्स। तो समय आने दीजिए। वो गोली ही रहेगा, वो उसका एक सॉरी वो बेलनाकार ही रहेगा। क्या रहेगा, बेलनाकार, क्योंकि उसके जो किनारे होते हैं उसको अपन उतना नहीं लेते हैं, है ना। बेलनाकार या कुछ हद तक समतल तरंगाग्र देखेंगे अभी जब हम पढ़ाएंगे आपको किरण प्रकाशिकी, तब देखेंगे। बोलो। मोबाइल का कैमरा आप आगे ले, हाँ, हाँ हाँ, कहाँ दिख रहा है, दिखाओ। तो मैं आपको बता रहा था चोक कुंडली, तो चोक कुंडली भाई साहब आप ट्यूबलाइट में इस्तेमाल करते हो ना, चोक कॉइल। ये क्या करती है, इसमें एवरेज पावर लॉस कितना होता है बेटा, पावर लॉस 0 है, मतलब पूरी की पूरी शक्ति किसको मिल जाती है, सर्किट को। किसको मिल जाती है, सर्किट को। सर्किट एकदम से बूस्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। समझ में आया ना, सर्किट एकदम से क्या हो जाता है, बूस्ट हो जाता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्योंकि इसको अत्यधिक पावर की ज़रूरत हुआ करती है, तो इसको बूस्ट हो जाता है। बोलो क्लियर हुआ। इसलिए ट्यूबलाइट में पहले चोक लगाना पड़ता था। क्या लगाना पड़ता था, चोक लगाना पड़ता था। बिना चोक की ट्यूबलाइट उठती नहीं थी, समझ गए ना। हाँ, एक बार ट्यूबलाइट उठ जाए उसके बाद आप चोक निकाल लो तो वो जल्दी रहेगी, मगर स्टार्ट में उसको चलाने के लिए चोक लगेगा। हाँ बोलो। नहीं, तेज कम नहीं लगा रहता था, वो स्टार्टर होता था। वो तेज कम का सिस्टम नहीं था, वो स्टार्टर हुआ करता था, समझ गए ना। उसकी एक अलग प्रक्रिया है, उसको कभी और डिस्कस करेंगे। वो स्टार्टर होता था। हाँ भाई साहब, अति लघुत्री हो गए, लघुत्री का क्वेश्चन बताएं। हाँ, वॉटलेस करंट देखो बेटा, वॉटलेस करंट देखिए। हाँ देखिए, वॉटलेस करंट ये है, ये आपके पास धारा है, बोलो हाँ या ना। ये मान लो ये वोल्टेज है, इसको वोल्टेज मान लो, और ये आपके पास में करंट है, ये करंट जा रही है, इसको ये मेन धारा, इसको क्या मान लिया जाए, ये मान लिया जाए आई। ये आपके पास करंट है और ये वोल्टेज है, ठीक है बेटा। वोल्टेज जो है, ये धारा जो है, इसके साथ फाई एंगल बना रही है। कितनी धारा बना रही है, एंगल। ये क्या है, परिणामी धारा। कौन सी धारा है, और ये वोल्टेज है, ये फाई एंगल बना रही है। अब इसके दो कंपोनेंट टूटेंगे, एक वोल्टेज की दिशा में आई कॉस फाई, और एक वोल्टेज के लंबवत आई साइन फाई। समझ में आया। ये आई है, ये क्या है, इसके दोनों के बीच का एंगल कितना है, तो दो कंपोनेंट टूटेंगे। आई वी की दिशा में क्या, आई कॉस फाई, और वी के परपेंडिकुलर कौन, आई साइन फाई। बोलो हाँ या ना। अब तुम इसकी देखो कि ये वाली धारा कितना पावर लॉस करेगी। कौन सी वाली धारा, आई साइन फाई। कौन सी धारा, आई साइन फाई। तो मैं लिखता हूं भैया एवरेज पावर पी ए वी बराबर, बेटा वोल्टेज वी है, हाँ या ना, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस क्या बनेगी, ये वाली धारा मैं देख रहा हूँ, इसका मैं पावर लॉस देख रहा हूँ। इसका पावर लॉस, इसकी धारा कितनी है, आई आर एम एस कॉस फाई साइन फाई। बोलो हाँ या ना, इंटू कॉस, ये वाली धारा का वोल्टेज के साथ कोण कितना है, 90। कितना है, इस वाली धारा का
कुल वोल्टेज के साथ कोण कितना है 90 इंटू कॉस कितना हो गया, आंसर कितना 0। समझ में आया? मगर मतलब क्या हुआ, आई साइन फाई जो है यानी कि कुल धारा का साइन कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट, कुल धारा का साइन कंपोनेंट सर्किट में किसी भी प्रकार की शक्ति का हनन नहीं होने देता है। उसके द्वारा, इस कंपोनेंट द्वारा परिपथ में लुटाई गई कुल शक्ति कितनी होती है 0। समझ में आया? इस धारा को बोलते हैं वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं? समझ में आया कि नहीं आया? तो इस धारा को क्या बोलेंगे, वाटहीन धारा। अब एक काम करिए, पीडीएफ में वाटहीन धारा निकालिए। चलिए, अब आप लोग पूछ रहे हो ये 90 क्यों आया एक तरीके से। सर ये 90 तो है, हाँ लेकिन IRM में sin फाई कुछ ना कुछ तो मान होगा ना। हाँ, तो होने दो ना, हमें कोई मतलब नहीं है ना, उससे हमें मतलब नहीं। हमारी निगाहें किस पे हैं, इस पे हैं, क्योंकि भाई वो कुछ भी है, ये कुछ भी है। एंगल ऑफ फेस कितना है 90, एंगल ऑफ फेस कितना है 90। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ब्लॉक था, बोलो हाँ, तुम इस बल से खींचते थे इसको, ब्लॉक का विस्थापन यहाँ होता था। अब इस बल के दो कंपोनेंट उठते थे, एक एफ कॉस थीटा और एक एफ साइन थीटा। मैं बोलता ये बॉडी यहाँ विस्थापन कर रही है, मैं बोलता एफ साइन थीटा के द्वारा किया गया कार्य बताओ, आंसर कितना। तुम लगाओ ना, तुम पहाड़ बराबर बल लगा दो, यहाँ पर कितना भी बल लगा दो, आंसर कितना होगा 0, क्योंकि कॉस कितना हो गया था 90। बताओ भाई, भाई इस बल के लिए विस्थापन यहाँ है, तो बल यहाँ लग रहा है, विस्थापन यहाँ लग रहा है, दोनों के बीच का एंगल कितना। और बेटा कार्य का फॉर्मूला बल गुणे विस्थापन कॉस थीटा, बोलो हाँ, तो कॉस 90 बराबर कितना। तो ये जो आई साइन फाई है, ये हमेशा वोल्टेज की क्या लगेगी, लंबवत। क्या लगेगी, हाँ या ना, आया समझ में ना, वोल्टेज की क्या लगेगी, लंबवत। अपन को इसको वोल्टेज के लंबवत तोड़ना ही है। तो इस घटक के द्वारा किया गया कुल शक्ति कितनी होगी 0, कुल शक्ति कितनी होगी, इसको बोलते हैं वाटहीन धारा। क्या बोलते हैं, चलो नोट कर लो। हाँ, उसके द्वारा वो होगा, बिल्कुल होगा, तो नोट का उसका भी लिखना है। तो पी एवरेज बराबर हो जाएगा कितना, आई कॉस फाई इंटू वी आर एम एस इंटू कितना, कॉस ऑफ फाई। समझ में आया, क्योंकि इसका एंगल, हाँ इस वाले का भाई आई का वी के साथ निकलेगा ना बेटा, कहाँ देख रहे हो, आई का वी के साथ कोण निकालो ना, खुद के साथ थोड़ी ना कोण निकलेगा, आई का वी के साथ कोण निकालो। नहीं, आप लोग सही बोल रहे हो। अरे आई कॉस फाई, भाई आई का कंपोनेंट ये तोड़ दिया, तो आई कॉस फाई और यहाँ पर क्या है वी आर एम एस इंटू कॉस कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आंसर आ जाएगा वही वी आर एम एस आई आर एम एस और कॉस ऑफ कितना फाई। समझ में आया ना, हाँ ठीक है। बट ये फाई जीवित रहेगा, ये फाई जीवित रहेगा, बट ये फाई, ये वाला फाई जो है 0 हो गया, क्योंकि ये खसक करके कितना आ गया, उसके ऊपर आ गया। समझ में आया, हाँ आई का कंपोनेंट के इसके ऊपर कितना गिरेगा, आई कॉस फाई। अब आई कॉस फाई वी के साथ कितना कोण बना रहा है 0। समझ में आया ना, तो ये कॉस 0 1 हो जाएगा जरूर, मगर आंसर आएगा पी इक्वल टू वी आर एम एस आई आर एम एस कॉस फाई। तो आपको समझ में आ गया, ये एवरेज पावर जो निकालते हैं वो इसका जो निकलता है वो इसके कंपोनेंट की वजह से निकलता है, जो पावर लॉस कराता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दिग्दर्शिका क्वेश्चन नंबर 6। प्रत्यावर्ती धारा के मान को घटाने के लिए प्रेरकत्व क्यों आवश्यक है। देखो बेटा, अगर आप प्रेरकत्व की बात करो तो धारा का मान कितना होता है, आई अपॉन वी, आई इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। बोलो हाँ या ना, आई इक्वल टू वी अपॉन, होता है कि नहीं होता बेटा, होता है कि नहीं होता, हाँ आई इक्वल टू वी अपॉन एक्सएल। अब इसका फ़ायदा क्या है भाई, आपके पास अगर प्योर प्रेरकत्व है, प्योर प्रेरकत्व है, तो आपको पता है कि आई और वी के बीच में कोण कितने डिग्री होता है, मतलब एवरेज पावर, कुल ऊर्जा का जो लॉस होता है कितना होता है 0। अब देखो भाई, अगर आर आ जाएगा, अगर आप करंट घटाने के लिए किसका इस्तेमाल करोगे, आर का, क्या करेगा आर का, तो आर जो होता है, आर का फेज आपको पता है 0 होता है, तो वो अधिकतम लॉस कराएगा। क्या कराएगा, अधिकतम लॉस कराएगा। इसलिए बेस्ट है कौन सा, प्रेरकत्व। क्या है, प्रेरकत्व, शुद्ध प्रेरकत्व या आप धारिता का इस्तेमाल कर सकते हैं, शुद्ध धारिता का, जिससे कि धारा तो कम हो जाएगी मगर शक्ति हनन नहीं होगा, शक्ति का लॉस नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखें और क्या बताना है। क्वालिटी फैक्टर, क्यू गुणांक,
परिणामन अनुपात, हाँ बेटा बताया था ना मैंने, देखो परिणामन अनुपात मैंने बताया था E2/E1 इक्वल टू N2 अपॉन, याद आया, E2/E1 इक्वल टू N2 अपॉन, इसी अनुपात को हम बोलते हैं K, जिसको बोलते हैं परिणामन अनुपात या ट्रांसफॉर्मर अनुपात, बस सिंपल है। E2/E1 या N2/N1 इसी को K बोलते हैं। इक्वल टू N2/N1, इसी को हम K कहते हैं। परिणामन अनुपात यही कहलाता है। और याद होगा आप लोग को, यही होता था क्या, I1/I2, है ना। तो ये इससे फॉर्मूला बन जाएगा, सारे क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, इसको नोट कर लो। जितने भी क्वेश्चन है आपके इससे कन्वर्ट हो जाएंगे। चलो भाई और बताओ, क्यू गुणांक। क्यू गुणांक, क्यू गुणांक का मतलब होता है क्वालिटी फैक्टर। क्वालिटी फैक्टर, फैक्टर नोट करो, क्यू गुणांक मतलब क्वालिटी फैक्टर। जो क्यू गुणक होता है, जो क्यू गुणक होता है बच्चों, वो आपके जो LCR सर्किट होता था, वो ये बताता है LCR सर्किट में जो अनुनादी कर्व बन रहा है वो कितना तीक्ष्ण बन रहा है। कितना क्या बन रहा है, तीक्ष्ण। देखिए आप, जैसे मैं आपके सामने दो अनुनादी कर्व बना रहा हूँ, एक ये बनाया और दूसरा ये बनाया। ज़्यादा तीक्ष्ण कौन बन रहा है, ऊपर वाला। समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पर फ्रिक्वेंसी समझ में नहीं आ रही, मगर इसके करस्पॉन्डिंग एक फिक्स फ्रिक्वेंसी ओमेगा आर समझ में आ रही है। समझ में आया कि नहीं आया बेटा, जानते हो दोनों में फ़र्क क्या है। ये जो सर्किट है ना, देखो ये तो जानते हो कि इस यहाँ पर ओमेगा आर यानी कितना बेटा, 1/√LC, जानते हो ना। ओमेगा आर बराबर 1/√LC पर ये तो पता है कि बेटा XL बराबर कितना होता है, XC। XL बराबर कितना होता है, तभी तो मिलता है ये। बट फर्क क्या है मालूम, इसका जो R है, इसका R जो होगा क्या होगा, कम होगा। इसका R क्या होगा, और इसका जो R होगा वो क्या होगा, ज़्यादा होगा। मतलब R जितना ज़्यादा होगा क्वालिटी उतनी ख़राब मिलेगी। क्वालिटी उतनी क्या मिलेगी, ख़राब। समझ में आया, क्वालिटी उतनी क्या मिलेगी, ख़राब मिलेगी। R और ज़्यादा कर दोगे तो क्वालिटी उतनी ख़राब मिलेगी आपको। और वैसे भी समझ लो कि बेटा जो अधिकतम धारा आई अपन ने आई निकली थी, वो निकली थी कितनी, V0/Z, और V0 अपॉन कितना, R। याद आया, V0 अपॉन R, ठीक है ना, V0 अपॉन R। तो भैया अपन को धारा अधिकतम चाहने के लिए R का मान कम होना पड़ेगा। अब ये तीन सामने आपके कर्व दिखाए गए हैं जो क्वालिटी को बता रहे हैं। तो Q गुणक का फॉर्मूला क्या होता है, Q गुणक का फॉर्मूला होता है Q गुणक बराबर XL अपॉन R। XL अपॉन अनुनाद की स्थिति पर, अनुनाद की स्थिति पर जो होता है XL अपॉन R को अपन बोलते हैं Q गुणक। एक तो ये परिभाषा है इसकी। अब आइए इसको सॉल्व कर देते हैं बेटा। अनुनाद की स्थिति पर XL बराबर कितना होता है बेटा, ओमेगा L कितना होता है, अपॉन कितना, और ओमेगा इक्वल टू 1/√LC। बोलो हाँ या ना, 1/√LC और इंटू कितना R, और यहाँ पर कितना आएगा L। क्या मैं L को √L इंटू √L लिख सकता हूँ, एक √L से एक √L, बेटा क्या बन गया, 1/R√L/C। आया समझ में, ये क्या है, Q। क्या है ये, Q। अब फील करो, अगर R ज़्यादा होगा तो Q की वैल्यू क्या होगी, कम। मतलब R अगर ज़्यादा होगा तो क्वालिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आई बात समझ में ना, कोई दिक्कत। अब QR की दूसरी वाली फीलिंग पकड़ो। ये तो पहली वाली फीलिंग हो गई। अब QR की दूसरी वाली फीलिंग पकड़ो, जो दूसरी वाली फीलिंग मैं बता रहा हूँ। ये रफ कर दूँ, चलो इधर वाला पार्ट मैंने रफ कर दिया। चलो देखो बेटा, दूसरी वाली फीलिंग पकड़ो। ये तो Q हो गया। दूसरी वाली फीलिंग ये है बेटा, मैंने आपको बताया था कि ये होता है ओमेगा R। बोलो हाँ, होता है कि नहीं होता, ये होता है ओमेगा R, और ये होता है ओमेगा R प्लस इधर का गैप डेल्टा ओमेगा, हाँ या ना, डेल्टा ओमेगा, और ये ओमेगा R माइनस डेल्टा ओमेगा, हाँ या ना, बोलो यार हाँ। अरे भैया ओमेगा R प्लस थोड़ा सा फ्रिक्वेंसी इधर है तो हल्का सा गैप डेल्टा ओमेगा, जैसे x प्लस डेल एक्स और x माइनस डेल एक्स, हाँ या ना। इन दोनों के बीच का गैप बता सकते हो कितना है, 2 डेल ओमेगा। कितना है,
अधिकतम में से न्यूनतम को माइनस कर ले भाई, ओमेगा आर से ओमेगा आर क्या हो जाएगा, तो 2 डेल ओमेगा नहीं बचेगा, नहीं बचेगा। लो x प्लस डेल्टा x और x माइनस डेल्टा x, बोलो हाँ। अधिकतम माइनस न्यूनतम, माइनस करो, ये हुआ माइनस और ये क्या हो गया, x से x क्या हो गया, कैंसिल। 2 डेल x आया कि नहीं आया, तो यहाँ पे 2 डेल ओमेगा आएगा कि नहीं आएगा, समझ में आया कि नहीं आया, पूछ लिया वो अच्छा किया, ठीक ना। ये हो गया 2 डेल ओमेगा। अच्छा ये डेल ओमेगा कहाँ पर निकलता था भाई साहब, मैंने आपको बताया था कि ये जो डेल ओमेगा निकलता था ये आरएमएस वैल्यू पर निकलता था। किस पर वैल्यू पर निकलता था, आरएमएस वैल्यू पर, ठीक ना। थोड़ा सा इसको बल्कि आगे करना चाहिए, तब आरएमएस वैल्यू आपको और अच्छी दिखाई देगी। हाँ थोड़ा सा गड़बड़ बन गया, ये लीजिए, ये देखिए, ये आरएमएस वैल्यू क्या है बेटा, ये है आई नॉट और ये क्या है आई नॉट बाई √2। पता है ना आरएमएस, पता है कि नहीं पता, पता है ना। हाँ देखो अब एक फीलिंग पकड़ो कि 2 डेल्टा ओमेगा बैंड पर, 2 डेल्टा ओमेगा बैंड पर, 2 डेल्टा ओमेगा बैंड पर जो आपको रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी कितने पे मिल रही है, आर पर। अनुनादी आवृत्ति कितने पे मिल रही है, बोलो यार। 2 डेल्टा ओमेगा पर अनुनादी आवृत्ति कितने पर मिल रही है, तो इकाई बैंड गैप पर ये कम करते जाओगे, ओमेगा आर बाई कितना, 2 डेल्टा ओमेगा। आई बात समझ में आया ना। तो अनुनादी आवृत्ति प्रति एकांक, अनुनादी आकृति प्रति एकांक, इसको क्या बोलते हैं, बैंड विड्थ, क्या बोलते हैं, ये कहलाती है क्वालिटी, बराबर ओमेगा आर अपॉन कितना, 2 डेल्टा ओमेगा। अब फीलिंग पकड़ो, ये गैप जितना छोटा होगा, ये गैप जितना सकरा होगा, हाँ या ना, चैनल उतना बढ़िया ट्यून होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। ये बैंड जितना सकरा होगा चैनल उतना क्या होगा, अच्छा ट्यून होगा, हाँ या ना। तो भैया क्वालिटी बढ़ाने के लिए बैंड गैप क्या होना चाहिए, कम, क्या होना चाहिए, कम। नोट कर लो, ये है क्वालिटी फैक्टर। बैंड गैप, बैंड विड्थ, बैंड विड्थ हिंदी में भी बैंड विड्थ बोलते हैं, बैंड विड्थ। परिभाषा लिख लो बेटा, परिभाषा में लिखा देता हूँ, लिखो। लिखो, एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा, एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा, एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति, बेटा मैंने ओमेगा आर ले रखा, आपकी किताबों में ओमेगा है, मैंने ओमेगा आर ले रखा है क्योंकि अनुनाद मतलब रेजोनेंस, रेजोनेंस मतलब आर। एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा, कॉमा एक आवृत्ति इधर है ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा। इंग्लिश में एक वर्ड होता है बच्चों, क्या होता है वो वर्ड, मतलब कोई चीज़ आपको समझ में आना शुरू हो जाती है, परसेप्शन, ऐसा कोई वर्ड होता है, मुझे भूल गया। मतलब एक मिनिमम जहाँ से वो चीज़ आपको समझ में आना, दिखना हल्का सा शुरू हो जाती है, एक परसेप्ट, आपका माइंड जो है परसीव करने लगा, हाँ परसीव करने लगा, क्या करने लगा। जैसे आप मान लो कहीं किसी पहाड़ को देखने गए, हाँ या ना, किसी पहाड़ को देखने गए, पहली बार वो दिख गया, वो दिख गया, वो दिख गया पहला, हाँ या ना, भाई एक जगह तक तो नहीं दिखेगा, फिर उसके बाद वो दिखना समझ में आना शुरू हो जाता है, समझ में आया ना। तो ये जो आप जो सोचते हो यहाँ से ये सिग्नल समझ में आना शुरू हो जाएगा कि मैच लगने वाला है, हाँ हाँ मैच आने वाला है, समझ में आया ना। रेडियो अगर सुने हो, हाँ उतने के अंदर रहेगा तो परसीव होगा, क्या होगा, परसीव होगा। अरे फिर बीच में आओगे ना, उसको ट्यून करके एकदम बीच में, इसको बीच में एकदम ट्यून करके आओगे तो हाईएस्ट पॉइंट पर आपको लेकर के वो जाएगा, समझ गए ना। किसी दिन रेडियो ट्यूनर लेके आऊँगा तो आप लोग को मैं बताऊँगा। नहीं सर, जैसे पुरानी टीवी थी, हाँ हाँ होता है, होता है, होता है। आप अगर इधर इस तरफ रहोगे तो क्या होगा, अगर फ्रिक्वेंसी वेरी करेगी तो थोड़ा इधर इधर हो जाएगा बीच बीच में, तो वो हुआ करता था, ठीक है ना, ऐसा भी होता था ये वाला। चलो देखो, ये करंट की एक्सेस है कि नहीं है, पहले वो डेफिनेशन लिख लो फिर बताता हूँ। यदि एलसीआर परिपथ की अनुनादी आवृत्ति ओमेगा
तथा ओमेगा प्लस डेल ओमेगा और ओमेगा माइनस डेल ओमेगा है, और डेल ओमेगा की संगत धारा का मान, संगत धारा का मान। अब मुझे खुद बताओ, ये ओमेगा आर है, ओमेगा आर के संगत धारा कितनी होगी? आई नॉट। क्या होगी? आई नॉट मैक्सिमम। और ओमेगा प्लस डेल ओमेगा हो या ओमेगा माइनस डेल ओमेगा हो, इसके संगत धारा का मान क्या होगा? आई आर एम एस, मतलब आई नॉट बाई रूट टू। तो सब तो बता रहे हो भाई मिश्रा जी, ये ओमेगा आर के संगत धारा का मान कितना है? आई नॉट। और ओमेगा प्लस डेल ओमेगा और ओमेगा माइनस डेल ओमेगा के संगत धारा का मान कितना है? आई नॉट बाई रूट टू। हाँ या ना? आ गया? इस समय ये जो धारा का मान यहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, ये दो फ्रिक्वेंसी मिल रही है कि नहीं मिल रही है? एक फ्रिक्वेंसी है ओमेगा आर प्लस डेल्टा ओमेगा और एक है ओमेगा आर माइनस डेल्टा ओमेगा। हाँ या ना? हाँ या ना? तो वो कहलाएगा, इन दोनों फ्रिक्वेंसी के बीच का गैप क्या कहलाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। क्या कहलाएगा? 2 डेल्टा ओमेगा। इसको बोलते हैं बैंड विड्थ। क्या बोलते हैं? बैंड विड्थ। समझ में आया कि नहीं आया? इधर से इधर की ओर आ रहे हो, दोनों तरफ मिलेगी ना आपको फ्रिक्वेंसी बेटा रेजोनेंस के, इधर भी मिलेगी इधर भी मिलेगी, कहीं जा रहे हो वाली बात नहीं है। इधर की फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, इधर की फ्रिक्वेंसी घटेगी। अब एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन समझो, मैं तुम्हारे सामने बोलना शुरू कर दूं, क्या तुम लोगों को समझ में आ रहा है? बोलो। परसीव कर पाए नहीं कर पाए? परसीव कर पाए कि नहीं कर पाए? हाँ या ना? कर पाए ना? फ्रिक्वेंसी क्या हो गई? कम। इधर में क्या तुम लोग समझ में आ रहा? क्या हो गई फ्रिक्वेंसी? मगर एक बीच में वैल्यू मिलेगी जिस पर सबसे क्लियर क्रिस्टल जो मैं बोल रहा हूँ। हाँ या ना? हाँ या ना? तो उस समय आपको धारा का मान अधिकतम बिल्कुल क्लियर सिग्नल सुनाई दे रहा। हाँ या ना? बस यही फंडा है। तो ओमेगा माइनस ओमेगा प्लस, बीच में आपको क्लियरिटी मिलेगी। ऐसे ही सिग्नल के साथ होता है, ठीक है ना? अब आप मेरे को अगर 100-200x की स्पीड में पढ़ोगे, पढ़ 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 बोलता जाऊँगा, हाँ या ना? तो हो सकता है वहाँ पर कुछ समझ में ना आए, होता होगा। 200 में बहुत तेज भागता हूँगा। अच्छा चलो अच्छी बात है, चलो बढ़िया बात है, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया बात है। चलो भाई साहब, अरे आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। दो तो भैया मैंने दो फ्रिक्वेंसी बताई, एक बताई मैंने ओमेगा आर पर कितनी I0, और एक मैंने बताई ओमेगा प्लस माइनस डेल्टा ओमेगा पर I0 बाई रूट 2। हाँ या ना? ये है IRMS। हाँ या ना? इस स्थिति में धारा का मान, हाँ धारा का मान I0 तथा I0 बाई रूट 2 हो तो I0 बाई रूट 2 हो तो प्रति एकांक बैंड विड्थ के लिए, बैंड विड्थ क्या है? 2 डेल्टा ओमेगा। हाँ या ना? प्रति एकांक बैंड विड्थ में या प्रति एकांक बैंड विड्थ पर अनुनादी आवृत्ति के मान को, अनुनादी आवृत्ति के मान को क्या बोलते हैं? को क्यू गुणक बोलते हैं। समझ में आया ना? प्रति एकांक बैंड विड्थ पर अनुनादी आवृत्ति के मान को क्या बोलते हैं? क्यों गुणांक ही लिखवा रहा हूं भाई मेरे? प्रति बैंड विड्थ पर धारा इतनी हो और इतनी हो। नहीं बैंड विड्थ के नहीं। अच्छा उसको सही कर लो भाई, क्यों गुणांक लिखवाया हूं। बैंड विड्थ में क्या बताऊं बेटा, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी से लेके अपर फ्रिक्वेंसी तक की बात है बैंड विड्थ। और एक दिन मैंने बताया भी था, अपने मोबाइल का FM चला करके देख लेना, FM में देख लेना, शुरुआत होगी 90 से और जाएगा 103, 104, 102 तक, जहाँ तक वही बैंड विड्थ है। क्या है वो? FM की बैंड विड्थ। नहीं ऐसा नहीं है, मोबाइल तो सब कैच कर लेगा, मोबाइल तो बहुत हाई फ्रिक्वेंसी पे रहता है। अधिकतम हो सकता है, देखो 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 मेरी बात सुन, अधिकतम और ज़्यादा हो सकता है, मगर अब अपने देश में रेडियो स्टेशन उतने तक ही उपलब्ध हैं, तो वो लोग बेकार की फ्रिक्वेंसी डालते नहीं हैं। काय को डालें? ठीक ना? हाँ नष्ट नहीं हो रही है, क्या हो रहा है? हाँ
सिग्नल अनंत काल तक चला जाता है, ठीक है ना। अब मेरे को ये करा लें दो भाई, बहुत काम है, लिखो, फिर उसको बताएंगे, वेव ऑप्टिक्स में पढ़ाएंगे। Q बराबर ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा। हाँ, क्या लिखा रहा था भाई सब में? हाँ हाँ, तो प्रति एकांक बैंडविड्थ पर अनुनादी आवृत्ति क्या का मान क्या कहलाता है? Q गुणक कहलाता है। हाँ, अब ये फॉर्मूला लिख लो, Q गुणक बराबर ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ओमेगा आर अपॉन 2 डेल्टा ओमेगा, ठीक है। ये कहलाता भाई साहब Q गुणक। और Q गुणक का एक और फॉर्मूला क्या बताया था मैंने? ये लिखा है कि लिखो Q गुणक बराबर 1/r अंडर रूट L बाई सी, 1/r अंडर रूट L बाई सी, समझ रहे हैं ना? 1/r अंडर रूट L बाई सी। तो r का मान कम होना चाहिए और L अपॉन सी का मान ज़्यादा होना चाहिए। बेटा आया समझ में ना? Q गुणक का सही वैल्यू आने के लिए r का मान कम और L बाई सी का मान ज़्यादा, ठीक है ना। लिखो Q गुणक का मान अधिक होने के लिए, Q गुणक का मान अधिक होने के लिए पहला R का मान कम होना चाहिए। न्यूमेरिकल तो तुम लोग खुद कर लेते हो यार, पूरे पूरे लगा लेते हो। R का मान, Q गुणक का मान अधिक होने के लिए नंबर 1 R का मान क्या होना चाहिए? कम, R का मान कम और अंडर रूट L बाई सी का मान ज़्यादा। ये रखो बेटा, अंडर रूट L बाई सी का मान ज़्यादा। बेटा आप ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो तुलना के लिए। ये 3 ग्राफ बने हुए हैं, देखो बेटा इसका Q गुणक सबसे ज़्यादा है कि नहीं है? इसका नाम ले लो Q1, क्या ले लो बेटा इसका नाम? Q1। इसका नाम क्या ले लो? Q2। इसका नाम क्या? Q3। बोलो सबसे बड़ा कौन? फिर कौन? समझ में आया? फिर कौन? Q3। रेजिस्टेंस उल्टा चलेगा, सबसे कम रेजिस्टेंस किसका होगा? R1 का, R2 का उससे ज़्यादा, और उससे ज़्यादा क्या? R3। देखो रेजिस्टेंस जितना बढ़ रहा है उतना ज़्यादा घटिया Q गुणक हो रहा है, मतलब रेजोनेंस के मामले में सर्किट आपका उतना गंदा हो रहा है ना। अनुनाद के मामले में आपका सर्किट उतना घटिया परफॉर्मेंस दे रहा है। हर जगह भी तो यही होगा, जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस लगाएंगे धारा उतनी कम। बिल्कुल सही बात है, चलो यही समझ लो, हैं? आ गया? चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।